हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जी के चैनल पर। आज के इस वीडियो में कंप्यूटर से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट रहेगी, जिसमें आने वाले एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं, उनको प्लेलिस्ट वाइज इसमें कंप्लीट कराया जाएगा। जो आज का टॉपिक रहेगा ये रहेगा कंप्यूटर का परिचय एवं इतिहास, इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और MCQ के फॉर्म में क्वेश्चनों को देखते हैं। और ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि इन क्वेश्चनों को किसी ना किसी प्रीवियस एग्जाम से उठाया गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे वीडियो का। आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आप लोगों ने कंप्यूटर के जनक के रूप में चार्ल्स बेबेज का नाम बहुत सुना होगा, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग को जाना जाता है आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। और एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछता है कंप्यूटर के जनक, तो आप चार्ल्स बेबेज लगाएंगे। यदि पूछेगा आधुनिक कंप्यूटर के जनक, तो एलन ट्यूरिंग। और कंप्यूटर के ही क्षेत्र में एलन ट्यूरिंग पुरस्कार भी दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलन ट्यूरिंग। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में यूजर को डैश भी कहा जाता है। तो यूजर को क्या कहा जाता है? ह्यूमन वेयर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कंप्यूटर में यूजर को ह्यूमन वेयर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी हार्डवेयर यूनिट कंप्यूटर के प्रोसेसर के भीतर ऑपरेशन को निर्देशित करती है? तो कंट्रोल यूनिट होता है जो कि हार्डवेयर यूनिट कंप्यूटर के जो प्रोसेसर के अंदर ऑपरेशन को निर्दिष्ट करती है, कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। जो सीपीयू होता है, सीपीयू के ही पार्ट होते हैं। अभी आगे जब पढ़ेंगे सीपीयू के बारे में तो और भी बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इसमें से संग्रहित किए जाते हैं। तो किसमें संग्रहित किए जाते हैं? तो ये बायोस में, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम को बूट करने के बारे में जो निर्देशन होते हैं ये किसमें संग्रहित किए जाते हैं? ये बायोस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा, बायोस। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप्स प्रायः किस पदार्थ की बनी होती है? जो कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता है, चिप्स लगती है। पूछ रहा है किस धातु या किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये बनी होती है सिलिकॉन की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सिलिकॉन धातु की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू के घटक है? तो जो सीपीयू तीन पार्टों से मिलकर बना होता है। पहले होता है एमयू, मेमोरी यूनिट, फिर होता है सीयू, कंट्रोल यूनिट, फिर होता है एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो सीपीयू तीन पार्टों से मिलकर बना होता है, तीन घटकों से बना होता है, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डेटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है? तो कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डेटा के लिए प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है? सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ठीक है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल, नहीं सॉरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है, किसको? सीपीयू को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का पूरा नाम ही पूछ लिया गया है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कहीं कहीं ऑप्शन में कंट्रोल भी होगा, तो कंट्रोल थोड़ा कंफ्यूजिंग करता है, लेकिन याद रखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो किया जाता है, ये सीपीयू के द्वारा। जब आपने कभी सीपीयू का डायग्राम देखा होगा, यहाँ रहता है इनपुट का डायग्राम ऐसे बना होता है, यहाँ बना होता है आपका सीपीयू, इसमें एमयू होता है, सीयू होता है, एएलयू होता है, एएलयू। और ये इनपुट का प्रोसेसर आउटपुट में देता है ऐसे। ठीक है, तो आप इसका चार्ट ऐसा याद रखेंगे। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ये सीपीयू के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है उसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर। और जो स्टोरेज का काम करता है, जिसमें सारा संग्रहण किया जाता है, वो मेमोरी यूनिट होता है। और जो लॉजिक यूनिट्स का कार्य होता है वो एएलयू के द्वारा किया जाता है।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में किसे जाना जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे जानते हैं? सीपीयू, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। जो कंप्यूटर के कार्य करने की गति होती है उसको किस मात्रक से मापा जाता है? उसको मेगाहर्ट्ज के मात्रक से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कंप्यूटर के कार्य करने की गति। अभी आगे आएगा प्रोसेसिंग करने की गति, तो इसको रट लेंगे। कंप्यूटर के जो कार्य करने की गति है उसको मेगाहर्ट्ज से मापा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या सीपीयू का एक भाग नहीं है? सीपीयू के 3 भाग होते हैं, आपको बताया था, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। तो इसमें पूछ रहा है सीपीयू का कौन सा एक भाग नहीं है? तो इनपुट यूनिट का कोई कार्य नहीं है सीपीयू में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ये सीपीयू का भाग नहीं है इनपुट यूनिट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रोसेसिंग जो प्रोसेसर की गति होती है उसको निम्नलिखित में से किस में मापते हैं? अभी कंप्यूटर के कार्य करने की गति आई थी तो मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? तो इसको मापा जाता है MIPS। MIPS ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका पूरा नाम भी क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, MIPS। ये कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापा जाता है इससे, ठीक है, MIPS। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं होता है, क्या कहलाता है? तो ऐसी डिवाइस को हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर से जुड़े कुछ बाहरी ऐसे डिवाइस होते हैं और ये डिवाइस कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता को कह सकते हैं बढ़ाते हैं ये, और ये इनपुट और आउटपुट दोनों हो सकते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। ये कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है उसका भाग नहीं होता है, उसके आर्किटेक्चर में यूज नहीं होता है, लेकिन ये ऐसी डिवाइसें हैं जो उसके साथ जुड़कर उसकी दक्षता को बढ़ाते हैं, कार्य करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, प्रिंटर, है ना, इन सब चीज़ों को पेरिफेरल डिवाइस भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इनपुट और आउटपुट दोनों हो सकती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रेणी में आते हैं क्योंकि ये ऐसे एग्जाम में, ये किसी भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। जैसे कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर डैश के बने थे, तो इसका नीचे चार्ट भी है, अभी आप आंसर देख लीजिए, इसका नीचे चार्ट भी दिखाते हैं आपको। पहले पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे, इसमें हार्डवेयर का जो यूज होता था वो वैक्यूम ट्यूब से बने होते थे, निर्वात नलिकाएं कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर निर्वात नलिकाएं से बने होते थे। देखिए अब इसमें हम ये देख सकते हैं कि पीढ़ी भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है पहली पीढ़ी कब से कब तक रहा समय वर्ष, दूसरी या तीसरी, और इसी प्रकार पूछ लिया जाता है इसमें किस प्रकार के हार्डवेयर का यूज किया जाता था। जैसे अभी क्वेश्चन में ऊपर पूछा गया था कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस हार्डवेयर का उपयोग किया गया, तो वैक्यूम ट्यूब्स या निर्वात नलिकाएं, ठीक है। तो ये हो गया। अगर दूसरी पीढ़ी इसी प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। तीसरी पीढ़ी में जो कि 1965 से 1975 तक रही, इसमें आईसी या इंटीग्रेटेड चिप या सर्किट का प्रयोग किया गया। फिर चतुर्थ जो पीढ़ी आई उसमें माइक्रो प्रोसेसर या VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग किया गया। फिर जो पांचवी पीढ़ी आई जो कि अभी तक चल रही है 1990 से, तो ये अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और जिसमें नोटबुक और लैपटॉप वगैरह हार्डवेयर में बने हुए हैं। तो ये पीढ़ियों का आप क्रमांक का जो समय वर्ष है और जो यूज हुआ हार्डवेयर है, इसको आप जरूर एज अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप जरूर चार्ट याद रखें क्योंकि इससे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछता है। फिर अगला क्वेश्चन है, एनिक, एडवैक और यूनिवैक IBM 701 और IBM 650 डैश पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण हैं। तो ये जो कंप्यूटरों के प्रकार हैं ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के प्रकार हैं, पहली पीढ़ियों में इनका उपयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, प्रथम पीढ़ी। फिर अगला क्वेश्चन है, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन प्रकार के परिपथ वाले कंप्यूटर डैश के कंप्यूटर थे। जब अभी आपको ऊपर चार्ट दिखाया था VLSI वाला, ये देख लीजिए, ये जो बताया गया VLSI, आपको समझ में आ रहा है किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है? तो ये जो VLSI है ये चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों का प्रकार है, ठीक है। तो इसी प्रकार फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थ पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, है ना। तो VLSI जो है ये किस प्रकार के परिपथ वाले कंप्यूटर के प्रकार हैं, तो ये चतुर्थ पीढ़ी का, ऑप्शन नंबर इसका
आप डी याद रखेंगे। ठीक है, तो वो चार्ट से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए वो चार्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, उससे ही रिलेटेड अगला एक और क्वेश्चन है उसी चार्ट से, कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स का समय क्या था। तो 1942 से 1955 पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर का समय वर्ष था, ये 1942 से 1955। फिर आया 1956, यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये 1956 से 1964 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी पीढ़ी। फिर 1965 से 75। फिर चौथी पीढ़ी जो हुई 1976 से 1989। फिर जो पांचवी हुई 1990 से अब तक। ठीक है, तो ये पूरा इस तरह का आप चार्ट पूरा याद रखेंगे तो पहली पीढ़ी का पूछा गया है। इसी प्रकार तीसरी या चौथी जिसका भी पूछे तो आप जरूर याद रखेंगे वो चार्ट। तो 1942 से 1955 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, डैश पीढ़ी के कंप्यूटर्स माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किए गए थे। तो माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किसमें किया गया था, तो ये किया गया था चौथी पीढ़ी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जिसमें VLSI और माइक्रो प्रोसेसर आपको चार्ट में दिखाया था। फिर से दिखा देते हैं, ये देखिए चौथी पीढ़ी में लिखा हुआ है माइक्रो प्रोसेसर और VLSI। तो वही क्वेश्चन पूछा गया। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ये कुछ अपने आप से नहीं बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर और VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग किया गया। फिर अगला क्वेश्चन है, उन्नत तकनीकी जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसका इस समय प्रचलन है, AI का, AI टेक्निक का, और क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से डैश पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए थी। तो किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए थी, तो ये पांचवी पीढ़ी जो अभी वर्तमान में चल रही है 1990 से अब तक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, पांचवी पीढ़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे, निम्न में से कौन एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है। तो कौन कर सकता है, किस प्रकार का कंप्यूटर कर सकता है, तो ये मिनी कंप्यूटर कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर मुख्यतः तीन प्रकार से होते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे तो उसका चार्ट भी एक है, उसमें दिखाएंगे आपको। तो इसका राइट आंसर ऑफ डी याद रखें, मिनी कंप्यूटर्स। फिर नेक्स्ट है, कंप्यूटर में लॉजिक ऑपरेशन डैश द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, लॉजिक ऑपरेशन जो होता है CPU, ALU भी दिया हुआ है लॉजिक ऑपरेशन। ठीक है, CPU के अंदर का ही पार्ट है, CPU में ही मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और ALU होता है। यदि ऑप्शन में कभी CPU होगा तो ALU नहीं होगा, ALU होगा तो CPU नहीं होगा, और यदि दोनों है तो हम किसको प्राथमिकता देंगे, CPU को। ठीक है, यदि CPU नहीं है तो ALU को हम टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये भी उसका ही पार्ट है। तो कंप्यूटर में जो लॉजिक ऑपरेशन होता है वो CPU में होता है, यदि CPU नहीं है तो ALU हम टिक करेंगे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट जो बताया था ALU का पूरा नाम होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चौथी पीढ़ी या जनरेशन की भाषाओं की श्रेणी से संबंधित है। इसमें समय वर्ष का जो भी चार्ट दिखाया था हार्डवेयर का, उसमें भाषा से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कौन सी जो लैंग्वेज है वो चौथी पीढ़ी की भाषाओं से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है, पहले पीढ़ी के हिसाब से देखेंगे, जनरेशन के अकॉर्डिंग। जो पहली पीढ़ी थी इसमें जो बताया था आपको 1942 से 55, ये निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब्स पर हार्डवेयर पर बनी हुई थी, इसमें मशीनी भाषा का उपयोग किया गया। दूसरी पीढ़ी जो थी 1956 से 1964 के मध्य, इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, और भाषा कौन सी थी, असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषा थी, जैसे कि फॉर्मूला ट्रांजैक्शन, फॉर्मूला जो फॉर्टॉन लिखा है, कोबोल लिखा है। जब ये भाषा का चैप्टर पढ़ेंगे ना तब इसका डिटेल पूरा पढ़ेंगे, अभी आपको सिर्फ भाषा का नाम पता होना चाहिए। फिर जो तृतीय पीढ़ी 1965 से 1975 तक थी, जिसमें IC का उपयोग किया गया, इसमें उच्च असेंबली भाषा हट गई, उच्च स्तरीय भाषा जैसे कि फोर्टन, पास्कल, कोबोल, एल्गोल ये थी। और चतुर्थ पीढ़ी का जो कंप्यूटर का था उसमें हार्डवेयर तो माइक्रो प्रोसेसर और VLSI था, लेकिन इसमें बहु उच्च स्तरीय भाषा जिसे क्यूरी भाषा कहा गया, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन है, ये वीडियो 2018 के एग्जाम में पूछा गया था, वीडियो 2018 UPSSC के एग्जाम में। तो ये क्वेरी भाषा, इसमें SQL, C++ और C पाइथन लैंग्वेज का उपयोग किया गया। जो पंचम पीढ़ी जो अभी तक चल रही है, इसमें जो हार्डवेयर था ये अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और नोटबुक लैपटॉप पर आधारित, जिसमें भाषा AI टेक्निक और OPS5, मरकरी, LISP, जावा आदि प्रकार की भाषाओं का उपयोग किया गया। तो ये चार्ट भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो जो इसका राइट आंसर था क्या था,
चौथी पीढ़ी की भाषाओं की श्रेणी से संबंधित था क्योरी लैंग्वेज, क्योरी भाषाएं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है? तो किसे माना जाता है? परम 8000। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो परम 8000 है ये भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है, राइट आंसर आप क्या याद रखेंगे? ऑप्शन नंबर डी। और जो प्रत्यूष है ये भारत का अब तक सबसे तेज सुपर कंप्यूटर माना जाता है। ये पहला सुपर कंप्यूटर जो है ये परम है, लेकिन जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर माना जाता है वो प्रत्यूष है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? जो व्यावसायिक कार्यों में यूजफुल होता था वो पहला कंप्यूटर पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिवैक, UNIVAC। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, UNIV यूनिवर्सल हो गया ये, और ऑटोमेटिक कंप्यूटर ये व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था 1951 में, और ये पहला डिजिटल कंप्यूटर भी था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे सरल और पुरानी कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी थी? सबसे सरल और पुरानी कंप्यूटिंग डिवाइस थी अबेकस। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे क्या थी? अबेकस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है? अभी आपने पीढ़ियों के हिसाब से आपने देखा, तो इसमें जो दूसरी पीढ़ी हम लोग ने पढ़ी थी उसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग था ना, और इसमें पूछ रहा है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, तो ये तो दूसरी पीढ़ी की हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो गया, लेकिन जो पांचवी पीढ़ी थी इसकी जो विशेषताएं हैं ये देख लीजिए। सच्ची कृत्रिम एआई तकनीकी पर आधारित एआई का विकास, समांतर प्रोसेसिंग में उन्नति, प्राकृतिक लैंग्वेज प्रोसेसिंग का विकास। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर का उपयोग है ये दूसरी पीढ़ी से संबंधित है और इसमें पूछ रहा है पांचवी पीढ़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, यूनिएक, UNIAC, यूनिएक पहला इलेक्ट्रॉनिक सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर था, और यूनिएक नहीं सॉरी एनिक है, ANIAC, सब सिमिलर ही लिखते हैं। तो ENIAC पहला इलेक्ट्रॉनिक सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर था। एनिक में निम्न में से एन का क्या अर्थ है? इसका नीचे फुल फॉर्म लिखा हुआ है, पहले इसका राइट आंसर देख लेंगे। न्यूमेरिकल है। ऑप्शन नंबर इसका डी आप याद रखेंगे। इसमें जो एन है इसका मतलब अर्थ पूछ रहा है तो न्यूमेरिकल हो जाएगा। और यूनिएक ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, गणना करने वाला कह सकते हैं, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, याद रखेंगे इसको। और इसके जो पूरे फुल फॉर्म ये जरूर आप याद रखें। ये सब जब कंप्यूटर का इतिहास हम पढ़ते हैं तो इसमें यूज़ के हिसाब से पहले जो कंप्यूटर चलते थे उनके नाम है। तो एनिक, तो जो क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका पूरा नाम है किसका? एनिक का। ठीक है, और एनिक जो था ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। फिर आया एडवेक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये क्या था? तो ये गणना करने वाला कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके भी फुल फॉर्म में जैसे पूछ सकता है, इसमें वी का क्या मतलब है, डी का क्या मतलब है, इसलिए ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। फिर है यूनिवैक, तो ये पहला भी इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आया था। जो पहला व्यावसायिक कार्यों में उपयोग किए जाने वाला कंप्यूटर था वो यही था, यूनिवैक। अभी ऊपर पूछा भी गया था। तो इसका पूरा क्या नाम था अभी बताया था, से यूनिवर्सल आप याद रखेंगे, और AC से ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, तो ये आप फुल फॉर्म आप जरूर याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? तो एक निबल होता है 4 बिट्स के बराबर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एक निबल बराबर 4 बिट्स होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1943, ये 1943 से 45 के मध्य की बात है। इसमें कहीं कहीं आपको 45 भी दिख जाएगा। इसको आप ऐसे पढ़ेंगे, 1943 से 45 में JW मार्शली और जे प्रेस्पर इकर्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया था? तो इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा ये कहा गया था एनिक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एनिक। ये 1943 से 45 के मध्य बने थे। इसका पूरा नाम भी अभी आपको क्या बताया था? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। एंड था कि हाँ, एंड कंप्यूटर कंप्यूटर था। ठीक है, तो ये एनिक ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, और ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था।
और ये कब बना, 1943 से 45 के मध्य। और ठीक है, इतनी जानकारी रखेंगे। एनिक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और एडवेक का भी फुल फॉर्म बताया था ऊपर, आप देख लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुख्य रूप से कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं। अब तो कंप्यूटर के पार्ट में भी पार्ट है, मुख्य रूप से पूछ रहा है तो कंप्यूटर के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से देखेंगे हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में, तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं इसके 4 पार्ट होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। आपको मुख्य रूप से बस 3 ही याद रखने हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। और जो डिजिटल कंप्यूटर के पार्ट होते हैं 4, कौन कौन से, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। आप ऐसे चार्ट के रूप में याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर किस कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। अभी आपने चार्ट देखा तो सुपर कंप्यूटर शायद डिजिटल कंप्यूटर में, देखिए सुपर कंप्यूटर जो है ये डिजिटल का पार्ट है ना, डिजिटल के 4 पार्ट होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सुपर कंप्यूटर किस कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, तो ये डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये 32 क्वेश्चन थे और लास्ट आपके लिए एक क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक के रूप में किसे जाना जाता है। एलन ट्यूरिंग, क्वेश्चन सही से पढ़िएगा, कंप्यूटर का जनक पूछ रहा है के रूप में किसे जाना जाता है, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स या विलियम ऑर्ट्रेड। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और इस प्रकार से ये कंप्यूटर की प्लेलिस्ट आपको काफ़ी सारे जितने भी कंप्यूटर्स के टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो से जुड़ सकते हैं, और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से भी जुड़ जाइए, जैसे कि आने वाले कोई भी आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ।